हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो आपकी सीटी 12 लेवल की जो तैयारी है वो एकदम अच्छी चल रही है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया कि आज मैं आपके बीच में सीटी 12 लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्लास ही लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, आपका जो सीटी 12 लेवल का जो 22, 23 और 24 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है, उसके लिए मैं आपकी जो सीटी 12 लेवल के लिए 150 प्रश्नों का आपके बीच में मॉडल पेपर ही लेकर आ गया हूँ। यानी 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हूँ। इसमें देखो, इस क्लास में आपके रीजनिंग, मैथ, साइंस और आपके कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर सबकी क्वेश्चन डाले गए हैं। यानी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग बताऊं तो 30 मिनट की क्लास होगी। क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करना या फिर वीडियो को शेयर करना, लेकिन मेरे कहने पर एक बार इस क्लास को ना बिना स्किप किए, इंपॉर्टेंट है, क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना। एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी बाकी सब्जेक्ट की या फिर मैराथन क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। एग्जाम तक आप सब्सक्राइब कर दो, आपकी काम आएगा। बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबा देना। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में आ गए, मजा आ गया, ठीक है। अगर आप क्लास को स्किप नहीं करते हो ना, तो अंत में आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया। सबसे पहला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये आपका राजस्थान जीके का है। आगे हिंदी के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे, कंप्यूटर के भी आएंगे, सबके क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंगल को। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका क्या करें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। आप सभी को पता है मलेरिया की दवा है, ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। उस दवा का नाम बताना है। तो उस दवा का नाम आपका क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा कुनेन। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अब आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। और कुनेन किसकी दवा है? मलेरिया की दवा है। दोनों ही बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बोला था ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप इसकी मत करना। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला देखो, ये इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। सबके प्रश्न डालिए, आप बिल्कुल मत घबराओ। प्रश्न क्या करें कि चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांजेक्शन। आपको वर्ड यहाँ पे चूज करना है जिसका क्या आपका इंग्लिश में हिंदी रूपांतरण सही क्या गया है। जैसे वर्ड क्या दे रखा है? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का हिंदी में आपका मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन शब्द का आपका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसमें आपका हो जाएगा पंजीकरण। क्या हो जाएगा? पंजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इस पे स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? ये आपका राजस्थान जीके का प्रश्न। भाई इंडिया जीके की प्रश्न भी डालें, बस आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से क्लास को देखना है। शानदार क्लास आपकी होने वाली है। तो प्रश्न क्या करें कि मालपुरा करौली का मैदान आपका भाग है लूणी बेसिन का है, चंबल बेसिन का है, माही बेसिन का है या फिर बनास बेसिन का है? तो आपका जो मालपुरा करौली का मैदान है ये आपका बनास बेसिन का भाग हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बनास बेसिन का। एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि किस वर्ष भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। किस वर्ष भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? 2007 में या फिर 2008 में या फिर 2009 में या फिर 2010 में? ये थोड़ा सा इंडिया जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2008 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, उसके बाद अगला प्रश्न करे कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बोला था ना कि सबके क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी है, मैथ के भी है, हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी है, टोटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखो, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें श्रृंखला दी गई है। इसमें देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता है। हाँ, इसमें आपको क्या किया जा रहा है? सी से ई, ई से एच, एच से एल, एल से क्यों, ऐसे हो रहा है। मतलब पहले क्या किया, सी से ई लाया तो अगले ने 2 प्लस कर दिया, ई से एच किया तो कितना प्लस कर दिया? 3 प्लस कर दिया, एच से एल किया तो कितना प्लस किया? 4 प्लस कर दिया, एल से क्यों किया तो 5 प्लस कर दिया। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटी ग्रेजुएशन लेवल के चारों शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यों में क्या कर देना है? 6 प्लस कर देना है। उसी हिसाब से हमें श्रृंखला में आगे चलना है। तो क्यों में अगर हम 6 प्लस करेंगे ना, तो आपको पता है क्यों के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका अगला पद डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें आप क्या कर दो? सी पे लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि शिला देवी का मंदिर किस किले में बना हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके की तरफ से। तो शिला देवी का जो मंदिर है वो आपका कहां पर है? आमेर में है, अचलगढ़ में है, मेहरानगढ़ में है या फिर कुंभलगढ़ में है? तो शिला देवी का मंदिर आपका हो जाएगा आमेर के अंदर। कहां पर हो जाएगा? आमेर के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। ये देख लो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो
उत्तम श्रेणी का कौन सा है? बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है या फिर एंथ्रेसाइट। चार ऑप्शन आपको दे रखे। उत्तम श्रेणी का कोयला आपका हो जाएगा एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करे कि तवांग क्षेत्र स्थित है। ये आपका इंडिया जीके से प्रश्न है भाई, इंडिया जीके की क्वेश्चन भी डाले हैं। तो प्रश्न क्या करे कि तवांग क्षेत्र आपका संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से है, असम से है, सिक्किम से है या फिर उत्तराखंड से। तो तवांग क्षेत्र आपका किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। किससे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? जैसे सजावट, अन्वेषण, संकल्प, निवास। चार ऑप्शन आपको दे रखे। अन्वेषण ये तो एक संधि का शब्द है, ठीक है। संकल्प, निवास, ये तीनों में क्या है? ये तीनों में ही कोई प्रत्यय नहीं है। किंतु परंतु बट आपका जो ऊपर का शब्द है ना सजावट, कौन सा शब्द है? सजावट। ये आपका क्या? ये प्रत्यय युक्त है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आवट प्रत्यय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रत्यय हमेशा आपको पता है ये कोई मूल शब्द है, ठीक है। ये क्या है? कोई मूल शब्द है। प्रत्यय आपको पता है शब्द के लास्ट में लगते हैं और उपसर्ग आपको पता है शब्द के पहले लगते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो कोयला आधारित विद्युत पहला आपका उत्पादन संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखो कोट्टा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र दे रखा है, छाबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र दे रखा है, कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र दे रखा है, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र दे रखा है। कालीसिंध जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है ना, ये झालावाड़ केंद्र है और मैंने पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन आपका सीईटी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछ लिया गया था। लेकिन जो आपका पहला है ना राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, वो आपका हो जाएगा कोट्टा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। और सूरतगढ़ वाला आपका हो जाएगा गंगानगर के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? क्वेश्चन को देखो आसान भाषा में समझना है, क्वेश्चन को कंफ्यूज होकर गलत नहीं करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही, ये नाम नोट कर लो भाई, ठीक है। ये क्या है? ग्राही। इस पे अंडरलाइन कर लो। तो ग्राही कौन सा है? तो ग्राही आपका हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव वाला हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक कर देना। और सर्व आपका दाता होता है ना, सर्वदाता, वो आपका होता है ओ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस महीने में लगता है? राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। हिंदू में आपका राजस्थान का पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस महीने में लगता है? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा कार्तिक महीने में, ठीक है। कार्तिक या फिर हम बोलते हैं कात्ती। कार्तिक महीने में क्या होता है? आपका पुष्कर का मेला लगता है और ये कहाँ पर लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि है? ये बात आपसे पूछी गई है। यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वर्धी संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है। एक बात आप ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 12th लेवल का पेपर आपका हार्ड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था वो एकदम इजी मॉडरेट लेवल का आया था। तो ग्रेजुएशन तो थोड़ा आपको पता है लेवल नीचे ही आएगा भाई, क्योंकि इसमें रिसेंटली 12th पास बच्चे हैं, तो इसका हार्ड कैसे आ सकता है। और ग्रेजुएशन लेवल में प्रश्न क्या पूछा गया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो सबसे छोटे एक छोटे से बच्चे को पूछे ना तो वो भी बता देगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो उसी हिसाब से प्रश्न में क्या पूछा है कि यशोबिलासा शब्द में कौन सी संधि? एकदम अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है गुरुजी? विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आप बोलोगे सर जी आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? अरे ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था ना, उसमें तो सबसे ऊंची चोटी पूछी थी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी यानी प्रथम सबसे ऊंची चोटी पूछी थी और मैंने तो आपको दूसरी सबसे बोली है। तो दूसरी सबसे आपकी हो जाएगी शेरगढ़। कौन सी हो जाएगी गुरुजी? शेरगढ़ हो जाएगी। बस एक बात आप ये याद रखना, सबसे बड़ी तो गुरुशिखर है और दूसरी सबसे बड़ी शेरगढ़। इन दोनों की बस आप लंबाई याद कर लेना, ठीक है। ऊंचाई याद कर लेना। जैसे आपकी गुरुशिखर है, ये दोनों की लोकेशन तो आपकी क्या है? दोनों की लोकेशन तो माउंट आबू सिरोही ही है, ठीक है। ये तो आपको याद करने की जरूरी भी नहीं है। लेकिन गुरुशिखर है ना, इसकी ऊंचाई आपकी 1722 फीट। कितनी है आपकी इसकी ऊंचाई? 1722 फीट। और अगर आपको जैसे क्या पूछ लिया जाए, सॉरी ये तो मीटर में, 1722 फीट नहीं है, ये मीटर में है। ये कितनी है? 1722 मीटर। और अगर आपको फीट में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? 5600 से 5700 के मध्य है, ठीक है। ये तो आपकी गुरुशिखर की हो गई। अब आप एक याद और कर लेना, शेरगढ़। शेरगढ़ ऊंचाई आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की या फिर अरावली की, और इसकी ऊंचाई यही है आपकी कितनी? इसकी ऊंचाई है 1597। इसकी कितनी है? 1597 और उसकी कितनी थी? 1722। इन दोनों के डाटा है, ये आप याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ये देख लो, हिंदी का प्रश्न आ गया। बोला था ना हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथ, इंडिया जी की, राजस्थान जी की, करंट अफेयर, टोटल के प्रश्न डाले हैं। बस आप एकदम अच्छे से क्लास को देख लो। तो किस में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? कपिल आम खाता है, सकर्मक है।
चेतना पानी पी रही है, सक्रमक है। सरोज नाटक देख रही है, सक्रमक है। वह रात भर नहीं सोया, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आक्रामक क्रिया हो जाएगी या फिर आक्रामक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि देखो कपिल ने क्या नहीं खाया, आम नहीं खाया, ठीक है। और चेतना ने क्या नहीं पिया, पानी नहीं। चेतना क्या पी रही है, पानी पी रही है। सरोज क्या देख रही है, नाटक देख रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद है आपका कब सर्जित किया गया था। 1992, 1977, 1982, 1973। तो लोकायुक्त का जो आपका पद है ये आपका राजस्थान में 1973 में क्या किया गया था, सर्जित किया गया था। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। बोला था ना सर्वग्राही पूछे तो आप क्या कर देना, ए बी वाला कर देना, पॉजिटिव वाला। लेकिन सर्वदाता पूछे, ये अंडरलाइन कर लेना, सर्वदाता। तो ये आपका हो जाएगा ओ, ठीक है। कौन सा रक्त समूह हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। देखो भाई, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ आपका 1959 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1959 के अंदर। और कौन से जिले से हुआ था, नागौर जिले से हुआ था, ठीक है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था, जैसे आपको पता है पहली तो आपकी 1951 से 56 तक चली थी। तो जाहिर सी बात है भाई, सबको पता होगा कि आपका 1959 में अगर आपका शुभारंभ होता है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी उस टाइम, तो उस टाइम आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये बता दिया है। हाँ, ये देखो, वैध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। ये आपके राजस्थान जीके की हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। महाराजा स्वाभिमान सिंह को, महाराजा भूपाल सिंह को, महारावल चंद्रवीर सिंह को, महारावल लक्ष्मण सिंह को। तो इसमें आपके हो जाएंगे महाराजा स्वाभिमान सिंह को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में ये करवा दिया। ये देखो, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद को हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद को हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, गलत है भाई। संसदीय महाभियोग के प्रस्ताव के बाद या फिर तहत राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी गलत है। विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के बाद राज्यपाल द्वारा, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 29 शब्द में कौन सा उपयुक्त प्रत्यय है। 29 शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय है, तो उसमें आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। सॉरी, उपसर्ग पूछा है, प्रत्यय नहीं है, मैंने गलती से प्रत्यय बोल दिया। प्रत्यय तो शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि 29 शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें आपका हो जाएगा उत प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, उत प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीके में आपको इंडिया की भूगोल यानी भारत की भूगोल ज्यादा पूछी जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी, वहां से 5-7 क्वेश्चन बनने के चांस है। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। अब राजस्थान की तो आपको पता है, उसी हिसाब से पूर्वी घाट की बतानी है। ये एक इंडिया का हिस्सा है, तो इसमें आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सॉरी सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान में सुख का संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से है, ये बताओ। अच्छा, ये पूछा है कि राजस्थान में सुख का संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। अच्छा, नहीं है ये पूछा है। एक बात याद रखना, एग्जाम में हमेशा आपको है और नहीं है से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। तो नहीं है ये पूछा है। मिट्टी व नमी संरक्षण से तो है, जल संसाधनों का विकास से भी है, वृक्षारोपण से भी है, गरीबी एवं निवारण से नहीं है, ठीक है। ये कोई सुख का संभाव्य क्षेत्र का कोई गतिविधि नहीं है या फिर उसका कोई कार्य नहीं है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है, ये बताओ भी। घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। घुड़सवार शब्द में आपका कौन सा समास है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव। एक समास का प्रश्न आपका कन्फर्म आएगा, सब शिफ्ट में आएगा। सीटी की जो 12 लेवल की एग्जाम आपको पता है 22, 23 और 24 यानी 3 दिन 6 शिफ्ट में होने वाली है। तो प्रत्येक 6 शिफ्ट में आपको एक एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा। तो घुड़सवार शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। गुरुजी, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व है। और द्वंद्व समास में आपको पता है दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1992, 1997, 2000 या फिर 2004। तो ये योजना आपकी की गई थी गुरुजी 1997 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, 1997 के अंदर।
अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न, हाँ डेट भी याद रख लेना भाई, 1997 1 दिसंबर को की गई थी। कब की गई थी? डेट आपकी 1 दिसंबर की थी, क्योंकि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के चक्कर में क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में 1997 डाल देते हैं, फिर विद्यार्थी सोचते हैं अरे हमने तो 1997 याद किया था, अब 1997 में कब की गई? 1 दिसंबर को की गई। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। देखो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बात आपसे पूछी गई है। देखो आपको पता है कंदर्प आपका कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है, मनोज भी आपका कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है, कुसुम भी, सॉरी कुसुमेशु आपका है, ये भी आपका पर्यायवाची है, लेकिन मयूख, मयूख आपका कोई कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। और प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना किसने की थी। छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आप गलत करके आ जाते हो। जैसे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अब उसमें हिंद और प्रशांत दोनों दे रखे थे, अब काफी विद्यार्थी क्या करके आ गए, हिंद महासागर करके आ गए, क्या करके आ गए, हिंद महासागर करके आ गए। एकदम छोटा सा प्रश्न था, फिर भी गलत हो गया। और जबकि आपको पता है सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर है। लेकिन छोटे क्वेश्चन भी आपके इजी क्वेश्चन भी गलत होते हैं, लेकिन इनको याद रखो। तो वंदे मातरम की संस्कृत में रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत आपका संख्या का पता लगाइए। देखो भाई इसमें क्या किया जा रहा है, गलत संख्या का पता लगाना है। देखो 9 से 12 किया, गुरुजी कितना प्लस कर दिया? 3 प्लस कर दिया। 12 से 17 किया, कितना प्लस कर दिया? 5 प्लस कर दिया। 17 से 20 किया, कितना प्लस कर दिया? 3 प्लस कर दिया। और 20 से 25 किया, कितना प्लस कर दिया? 5 प्लस कर दिया। 25 से 28 किया, कितना प्लस कर दिया? 3 प्लस कर दिया। और 28 से 34 में किया तो इसमें कितने हो गए? 6 प्लस हो गए, ठीक है। और 34 से 36 हुआ तो यहाँ पर आपको पता है 2 ही प्लस हुई। और यहाँ पे क्या किया गया? 36 से 41 यानी 5 प्लस हुआ है। यानी अगर टोटल अगर हम देखें तो अगला क्या कर रहा है? 3 प्लस कर रहा है, 5 प्लस कर रहा है, ऐसे संख्याओं को लिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इसी श्रृंखला में चलेंगे तो यहाँ पे 28 के बाद अगर हम क्या करेंगे? 5 प्लस करेंगे ना, सॉरी हाँ 28 के बाद अगर हम क्या करेंगे? 5 प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे संख्या आएगी 33। और फिर 33 में हम क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 36। तो यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है? गलत संख्या है हमारी 34, क्योंकि बाकी सब संख्या तो सही है, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो 3-5 की श्रृंखला चल रही है ना, इसमें आपकी ये 34 संख्या ये गलत आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पढ़ो भारत बड़े भारत योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में लागू की गई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं सारे के सारे इसका कमेंट करके बताना कि बड़े भारत योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लागू की गई। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी जगह देख कर भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन इसका आपको कमेंट करना है ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। एक प्रश्न या तो लोकोक्ति या फिर मुहावरा, इनमें से कन्फर्म आएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है, या फिर उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। बाधा दूर करना है, या फिर बाधा दूर होना है, या फिर प्रतिकूल कार्य करना है, या फिर अनुकूल कार्य है, या फिर विचलित होना है। तो बाधा उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य हो जाएगा, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रतिकूल कार्य। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा। स्वतंत्र का क्या होगा? स्वच्छंद होगा, या फिर परतंत्र होगा, या फिर प्राधीन होगा, या फिर स्वाधीन होगा। तो स्वतंत्र शब्द का आपका सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है, यह आपका हो जाएगा प्राधीन। क्या हो जाएगा गुरुजी? प्राधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि मावठ एक क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मावठ है, मावठ आपकी क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है, शरद ऋतु वर्षा है, या फिर मानसून वर्षा है। तो मावठ आपकी है ना एक शीतकालीन वर्षा है, ठीक है, गर्मियों में होती है। और लू है ना, लू किसको बोलते हैं? सॉरी गर्मियों में नहीं, मावठ एक क्या है? शीतकालीन वर्षा है जो सर्दियों में होती है। और लू क्या होती है? लू होती है गर्मियों में। गर्मियों में जो आपकी गर्म हवा चलती है ना, गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है ना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इस पे स्टार लगा लो। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन थे, सुकुमार सेन थे, के.वी.के. सुंदरम थे, या फिर एन.सी. सेन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप बिग को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि समुद्री भोजन घेंघा रोग की रोकथाम के लिए प्रस्तावित भोजन है क्योंकि इसमें उपस्थित है आयोडीन है, कैलोरीन है, कैल्शियम है, या फिर फॉस्फोरस है। तो देखो आपको पता है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ये एकदम इजी सा प्रश्न है भाई। घेंघा रोग आप सभी को पता है किसकी कमी से होता है। आप बोलोगे कि सर जी आयोडीन की कमी से होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और प्रश्न में क्या बोला है कि समुद्री भोजन घेंघा रोग
के रोकथाम के लिए प्रस्तावित भोजन है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, इसमें आयोडीन उपस्थित है। और आपको पता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। चलो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, हाँ सर्कुलर शब्द का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर का आपका हिंदी अर्थ क्या होगा ये बताना है। सर्कुलर, सर्कुलर का क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर का क्या हो जाएगा, सर्कुलर का सूचना हो जाएगा ना, सूचना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूचना होगा या फिर परिपत्र, चलो सॉरी इसमें सूचना नहीं होगा, सर्कुलर का आपका परिपत्र होगा भी, ठीक है। सर्कुलर का क्या होगा, परिपत्र होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बोला था ना कंप्यूटर के भी प्रश्न डाले हैं, अरे गुरुजी बिल्कुल बोला था, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का ही है। तो प्रश्न क्या करे कि इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पेरिफेरल के द्वारा होता है, जीपीएस के द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होता है, या फिर इनपुट आउटपुट इकाई के द्वारा होता है। तो इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन है या आपका सीपीयू के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कैलाश सांकला संबंधित थे, यह आपका राजस्थान जीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप संरक्षण से थे, विष्णु जयंती से थे, या फिर बाघ संरक्षण से थे, या फिर काले हिरण संरक्षण से थे। तो कैलाश सांकला है ना, कैलाश सांकला वो आपके गुरुजी किससे संबंधित थे, वो आपके बाघ संरक्षण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सारे सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यय में ये शब्द था ना, ये शब्द आपका प्रत्यय में दे रखा था ना, अन्वेषण, मैंने बोला था ना इसका संधि होता है, इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। तो अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। और मुझे आपको कमेंट करके ये बताना है कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी क्लास देखेंगे वो सारे सारे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और मुझे भी पता चलेगा कि आप एकदम अच्छे से क्लास को एकदम अच्छे से अंत तक यानी एंड तक देखते हो, अंत तक आप क्लास को देखते हो, मुझे भी पता चलेगा। तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है कमेंट करके बताना है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन ऐसण हो जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन ऐसण हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि 1857 की क्रांति के समय कोट्टा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। यह आपकी राजस्थान हिस्ट्री से यानी राजस्थान के इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोट्टा महाराव की सहायता के लिए किसने सैनिक सहायता भेजी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, करौली। तो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यानी करौली ने। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को लेब असिस्टेंट, थर्ड ग्रेड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी सब में पूछ रखा है, और क्वेश्चन को कुछ नहीं किया जा रहा है, बस घुमाया जा रहा है। पहले तो प्रश्न में क्या पूछा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोट्टा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, करौली ने भेजी। फिर प्रश्न में क्या पूछा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, यहाँ पे नाम क्या दे दिया, कोट्टा की जगह बोल दिया करौली ने। करौली ने किस राज्य की सैनिक सहायता, किस राज्य को सैनिक सहायता भेजी, तो करौली ने किसको सैनिक सहायता भेजी थी, कोट्टा को भेजी थी। यानी कोट्टा को किसने भेजी, करौली ने। करौली ने किसको भेजी, कोट्टा को। करौली ने किसको भेजी, कोट्टा को। कोट्टा को किसने भेजी, करौली ने। अगला प्रश्न, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपस में, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी शरण को किस रावत या फिर सामंत ने शरण दी थी। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी शरण को किस रावत ने शरण दी थी, केसरी सिंह ने, जोध सिंह ने, रणजीत सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपकी कौन सी ऑप्शन राइट हो जाएंगी, इनमें गुरुजी आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएंगी, यानी जोध सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना एक बार वापस से। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी शरण को किस रावत ने शरण दी थी, जोध सिंह ने दी थी। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार आपका जन्म से संबंधित नहीं है। बिंदोली, बिंदोली किससे संबंधित है गुरुजी, बिंदोली तो आपका विवाह से संबंधित है। और आपका मौसर, ये किससे संबंधित हो जाएगा, मौसर भी आपका किससे, मौसर विवाह से नहीं, मौसर आपका हो जाएगा मृत्यु से, ठीक है, मृत्यु हो जाइए। और आपका सामैला ना, ये विवाह से संबंधित है, ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, विवाह से। एक बात ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि सामैले का संबंध किससे है, तो सामैले का संबंध आपका विवाह से है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर कर रखनी है। उसके बाद जड़ूला है ना, जड़ूला यह आपका जन्म से संबंधित है। और प्रश्न में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, तो इसमें आपका हो जाएगा जड़ूला। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का कारण क्या है। आप सभी को पता है राजस्थान में क्या होता है, बार बार अकाल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सूखा रहता है क्षेत्र। तो प्रश्न में क्या पूछा कि राजस्थान में आपको पता है बार बार अकाल पड़ता है और सूखा रहता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। आप सभी को पता है राजस्थान में सूखा रहता है पूरा गर्मियों में, और इसमें अकाल पड़ता है क्योंकि कोई फसल ही नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई, जल का
अविवेक का पूर्ण उपयोग, या फिर भूमि का कटाव, या फिर अनियमित वर्षा। तो आपको पता है ये तीनों कोई कारण है क्या? नहीं है। और डी ऑप्शन है ना ये राइट हो जाएगा, अनियमित वर्षा। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। राजस्थान में बार बार और सूखा रहने का कारण क्या है? सूखा क्यों रहेगा? सूखा कब रहेगा? जब वर्षा नहीं होगी, तब क्या हो जाएगा? सूखा रह जाएगा। अरे जब वर्षा नहीं होगी तो आपको पता है क्या हो जाएगा? सारा का सारा क्षेत्र सूखा हो जाएगा, और सूखा हो जाएगा तो फिर वहां पर कोई भी फसल नहीं उगेगी। ठीक है, वहां पर कोई फसल नहीं उगेगी, तो फिर क्या वहां पर क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। तो सूखा और अकाल पड़ने का या फिर रहने का कारण क्या है? अनियमित वर्षा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर तो गुरुजी आपका क्या है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री के लिए। और बांसवाड़ा दे रखा है, और चित्तौड़गढ़ दे रखा है, और सवाईमाधोपुर दे रखा है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आपको पता है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, और चित्तौड़गढ़ का अकोला स्थान है। और सवाईमाधोपुर है ना, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाईमाधोपुर, कौन सा माधोपुर? सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर है ना आपका, ये क्या है? ये आपकी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान की गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? राजस्थान में गोंद के लिए कौन सा अच्छा स्रोत है? सागवान है, दोकड़ा है, सालर है, खेर है। देखो, खेर के पेड़ से आपका एक निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है, कत्था। ठीक है, और दोकड़ा वन आपका कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके मरुस्थल के साइड में पाया जाता है। और सालर है ना, सालर, इससे क्या होता है? सालर, इससे गोंद। ये प्रश्न में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो सालर है ना, ये आपका गोंद के लिए अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये क्या है? गोंद, गोंद के लिए अच्छा स्रोत है, गोंद के लिए। और प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में ये पूछा था गोंद के लिए अच्छा स्रोत कौन सा है? सालर है। और सागवान के वन है ना, ये राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सागवान के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? सीधा सीधा सिंगल प्रश्न बन सकता है। तो आप क्या बताओगे? राजस्थान के दक्षिणी साइड बांसवाड़ा की ओर राजस्थान में सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय? ये थोड़ा सा एकदम अच्छे लेवल का प्रश्न भाई। राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय है? देखो भाई, राजस्थान में मरुस्थलीय जिले की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, मरुस्थलीय जिलों की संख्या पूछे तो 12 है। और अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? अरावली के पश्चिम में, तो आपके 13 हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर जी आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिरोही है ना, सिरोही, ये आपका मरुस्थल में काउंट नहीं होता है, इसलिए आपके कितने जिले हैं? 12 जिले। और अरावली के पश्चिम में जिले है ना, उसमें सिरोही काउंट होता है, क्योंकि सिरोही पूरा का पूरा पश्चिम में स्थित है। तो अरावली के पश्चिम में पूछे तो 13 याद कर लेना, 13 बता देना। और मरुस्थलीय जिले पूछे तो 12 याद कर लेना और 12 बता देना। चलो, यहां तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। माही धवल और माही कंचन आपकी किस फसल की किस्म है? बाजरा, ज्वार, मक्का, चना। तो माही कंचन, माही धवल आपकी किसकी, आपकी फसल की किस्म है? तो ये गुरुजी आपकी मक्के की हो जाएगी क्या? मक्के की। ठीक है, मक्का की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, चार ऑप्शन आपको दे रखे थे। अगला प्रश्न, तो इसमें आपका मक्का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला अगला प्रश्न क्या है कि युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, देखता हूं कितने प्रश्न अभी, थोड़े ही प्रश्न है। ठीक है, हाँ, तो प्रश्न क्या करे? युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुवीर्य, अव्ययभाव, द्विगु। ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, स्टार लगा लेना। तो युधिष्ठिर, ध्यान रख लेना, युधिष्ठिर शब्द आपका कैसे लिखा जाता है? क्या पता शब्द शुद्धि में पूछ ले। युधिष्ठिर शब्द आपका ऐसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर शब्द में आपका कौन सा समास है? इसमें आपका हो जाएगा बहुवीर्य समास। युधिष्ठिर शब्द में गुरुजी कौन सा समास हो जाएगा रे? बहुवीर्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5। तो ग्राम सभा होती है, आपको पता है पंचायत स्तर पर, उसकी न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? ये पॉलिटिकल से क्वेश्चन है। और 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से भी कंफर्म आएंगे राजस्थान की। तो ग्राम सभा की आपको पता है न्यूनतम एक महीने में कितनी बैठकें, सॉरी एक वर्ष में, एक महीना नहीं है, एक वर्ष में कितनी बैठकें आपकी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? तो इसमें आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। ध्यान रख लेना, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें होनी चाहिए? कम से कम आपकी 2 बैठकें होनी चाहिए। कम से कम ग्राम सभा की एक वर्ष में, एक साल में कम से कम ग्राम सभा की कम से कम न्यूनतम 2 वर्ष। क्वेश्चन को वापस पढ़िए, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें होनी चाहिए, या फिर कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? तो ग्राम सभा की कम से कम एक वर्ष यानी एक साल में 2 बैठकें होनी चाहिए। यानी ग्राम सभा की एक साल, एक वर्ष में
न्यूनतम यानी कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सदस्यों की कुल संख्या का 1/6, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में या फिर राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है या फिर किए जाते हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या का कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोला था ना एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो विद्यार्थियों, ये जो मैंने बताई थी ना रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मैंने बताई, कंप्यूटर के क्वेश्चन बताई, रीजनिंग के एक सेकेंड, हाँ रीजनिंग क्वेश्चन बताए थे, कंप्यूटर के बताए थे, हिंदी के बताए थे, इंग्लिश के बताए थे, इंडिया जीके के बताए थे और राजस्थान जीके के बताए थे। यानी हमने 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख लिए और साइंस के क्वेश्चन भी बताई थी। ये आपका 7 हो गया। बच्चे किसके? करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर और मैथ के क्वेश्चन बचे थे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और मैंने आपको 1-2% का बोला था बताने के लिए। एक तो आपके बड़े भारत योजना थी, बड़े भारत योजना वो बतानी है। और एक मैंने आपको ये पूछा था, क्या पूछा था मैंने आप, हाँ एक बात मैंने आपको और पूछी थी। तो वो दोनों बातें आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। चाहे आप देखकर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बतानी है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें या फिर जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।